आफ्टरनून, नो योर कंपनी के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और आज रडार पर एक और इंटरेस्टिंग कंपनी, आज एक और कंपनी का आईपीओ आज से सब्सक्रिप्शन के लिए खुला है। ये कंपनी है मेडप्लस हेल्थ सर्विसेज। अब ये कंपनी करती क्या है, कितना बड़ा ये कारोबार है, कैसे फाइनेंशियल्स हैं, क्या मैनेजमेंट के प्लान्स हैं, इन सब पे बातचीत करने के लिए इस कंपनी के एमडी और सीईओ गनगनी मधुकर रेड्डी सर होंगे हमारे साथ। तो रेड्डी सर से डिटेल में जानेंगे इस कंपनी का बिजनेस। लेकिन जरा क्विकली भारतीय बाजार एक बार स्क्रीन पे दिखा दीजिएगा। ये दबाव जो है थोड़ा बढ़ गया है, आधे %, 2/3% के दबाव के साथ सेंसेक्स और निफ्टी में कामकाज। बैंक निफ्टी सारे गेन्स खत्म होते हुए 550 पॉइंट की जो एक समय तेजी थी, इस समय बिल्कुल फ्लैट। और मिड कैप्स के भी सारे गेन खत्म होते हुए, मिड कैप्स किसी भी वक्त लाल निशान में स्लिप होते हुए आपको नजर आएंगे। तो वो मुनाफा वसूली तगड़ी भारतीय बाजारों में आती हुई। लेकिन चलिए इस कंपनी के आईपीओ की जरा स्नैपशॉट दे देता हूं, फिर डिटेल्स डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे चलाते रहेंगे। दोस्तों, अगर आप बाजार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहां आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहां अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। मेडप्लस हेल्थ सर्विसेज का आईपीओ आज से सब्सक्रिप्शन के लिए खुला है। 15 दिसंबर यानी कि वेडनेसडे तक खुला रहेगा। 780 से 796 रुपीज का प्राइस बैंड, 1398 यानी कि मोटा मोटी 1400 करोड़ रुपए मोबिलाइज करने की योजना। इस कंपनी के एमडी और सीईओ, इनफैक्ट इस कंपनी के प्रमोटर एमडी और सीईओ गनगनी मधुकर रेड्डी सर आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। रेड्डी सर, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और बेस्ट विशेष और कांग्रेचुलेशंस प्राइमरी मार्केट्स में डेब्यू करने के लिए। अच्छा सर, 2006 में मैं पढ़ रहा था आपके आने से पहले कि इस बिजनेस की आपने शुरुआत करी, हैदराबाद से शुरुआत हुई, और उसके बाद आज ये कंपनी देश की दूसरी सबसे बड़ी फार्मेसी रिटेल नेटवर्क। तो ये गजब है। ये बिजनेस आइडिया ट्रिगर कैसे हुआ, इस स्केल तक ले जाने का मन कैसे बना, ये सब बैकग्राउंड समझाइए जरा। Sure. So, मैं एक्चुअली बाय एजुकेशन डॉक्टर हूँ, बट 2003 से 2005 तक मैं वॉटन बिजनेस स्कूल में एमबीए करा था। यहाँ पे जाने का प्लान मेरा एक्चुअली वहाँ पे कुछ करके इंडिया वापस आके बिजनेस लगाने का ही प्लान था। 3rd सेमेस्टर में मैं कुछ बिजनेस प्लान लिखा जीपीओ, जिससे मेरे को पता चला जिसका रिसर्च करते करते हुए कि 30% ऑफ ऑल फेक ड्रग्स वर्ल्ड में इंडिया में ही बनते बोल के। सो उससे देन आई गॉट एन आइडिया दैट क्यों ना एक कंपनी खोला जाए जिसका मेन यूएसपी हो कि जेन्युइन मेडिसिन ही सप्लाई करे। सो उसका वो आइडिया लेके मैं 4th सेमेस्टर में, मेरा फाइनल सेमेस्टर में, ये बिजनेस प्लान लिखा था 2005 में। और स्कूल से बाहर आके, कॉलेज से डिग्री लेके वापस आके $500,000 रेस करके फ्रेंड्स एंड फैमिली का मैं 2005 सितंबर में इंडिया आया, और 2006 फरवरी में हमारे फर्स्ट 47 स्टोर्स हैदराबाद में खोले थे। सो वहां से निकला आइडिया ये। इंटरेस्टिंग। मैं आप सही कह रहा हूं, मैं पढ़ रहा था बैचलर्स डिग्री मेडिसिन में और सर्जरी में, उसके बाद मास्टर्स डिग्री बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में वॉटन स्कूल से। वो फिर मैंने जाके वेबसाइट चेक करी, उसमें डॉक्टर नहीं लिखा हुआ है, मिस्टर लिखा हुआ है। आपको तो डॉक्टर नोमेनक्लेचर यूज करना चाहिए था। और मेरे ख्याल से डॉक्टरी करते करते आपने डिसाइड कर लिया था कि बिजनेस करना है, इसीलिए डॉक्टर होते होते आप एमबीए भी कर डाले। you're right एक्चुअली। वो ऐसा हुआ कि हर गुड एंटरप्रेन्योर जैसा करता है, कॉलेज से ड्रॉप आउट होके जो बिजनेस चालू करता है, वैसा ही मेरा भी हुआ। सो मैं फाइनल ईयर पूरा एग्जाम्स पास करे बाद इंटर्नशिप नहीं फिनिश करा, तो बाहर आके बिजनेस चालू करा 1991 में। 1998 तक मैं इंडिया में सारे 2-3 डिफरेंट बिजनेसेस करते हुए 1998 में, एंड ऑफ 1998 में यूएसए पहुंचा, कैलिफोर्निया में। वहां पे आई वाज पार्ट ऑफ अ कंपनी इन बे एरिया कैलिफोर्निया। वहां से मैं सी फॉल्स, साउथ डकोटा जाके खुद का कंपनी लगाया। फिर वहां से देन आई वेंट बैक टू स्कूल 2003 to 2005। सो ऐसा हुआ ये कि मैं इंटर्नशिप जो हाउस सर्जन सी रहती है वो आई डिड नॉट फिनिश, दैट्स व्हाई आई डोंट पुट अ नेम डॉक्टर आउट देयर। ओह ओके। अच्छा, ये जो बिजनेस है मेडप्लस हेल्थ सर्विसेज, ये सिर्फ एक ब्रिक एंड मोर्टार बिजनेस नहीं है फार्मा रिटेलिंग का।
मैं देख रहा था काफी कुछ है, ओमनी चैनल प्रेजेंस, प्राइवेट लेबल्स, इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग, बहुत कुछ होता है। तो आसान शब्दों में समझाएं दरअसल ये मेडप्लस करती क्या है? क्या ठीक है, समराइज करना है तो वी आर द सेकंड लार्जेस्ट रिटेलर इन फार्मेसी, सेकंड लार्जेस्ट चेन है हमारा, 7 स्टेट्स में है, 2300 के ऊपर स्टोर्स है। और हमारा मॉडल हमेशा से यही रहा कि एक बड़ा डेंसली पॉपुलेटेड शहर में पहले एक वेयरहाउस लगाए जहां पे हम पूरा सेंट्रल परचेजिंग करते हैं मेडिसिन डायरेक्टली कंपनी से और या डिस्ट्रीब्यूटर से, जैसे कि हमारे को स्केल का कुछ बेनिफिट आए। और वो जो कॉस्ट सेंटर बनता है वेयरहाउस को, उसको वी बेसिकली ट्राई टू मेक इट प्रॉफिटेबल एज क्विकली एज पॉसिबल बाय पुटिंग इन बहुत ज्यादा से ज्यादा स्टोर्स वहां पे लगाने के लिए ट्राई करते हैं। सो ऑन डे 1 ही हम 47 स्टोर्स लगा के बिजनेस चालू करे थे। और वो उसका एडवांटेज ये हुआ कि पहले दिन से ही कंपनी बड़ा माना जाता था, पब्लिसिटी, इजी पब्लिसिटी मिली और हमारे को स्केल का बेनिफिट हर चीज में मिला, परचेजिंग में, स्टोर बिल्ड आउट में, रेंटल्स में, एम्प्लॉयज हायरिंग करने में, एडवर्टाइजिंग में, हर चीज में मिला। उससे हम डे 1 से ही प्राइस लीडर रहे। हम बिजनेस स्टार्ट करें तो 10% डिस्काउंट विद इन 3 मंथ्स। बाद में जैसा जैसा स्केल बढ़ता गया और जैसा जैसा हमारा स्टोर्स बढ़ते गए और हम अच्छे मार्जिन से खरीदते गए कंपनी से, हम डिस्काउंट को बढ़ा के 15%, फिर आगे करके 20% डिस्काउंट करें। ये इंटरेस्टिंग था एक्चुअली। 2 यूएसपीज थे। एक तो ये आपने डिस्काउंटिंग की बात करी, मैं पढ़ रहा था ऑनलाइन ऑफलाइन फार्मेसी रिटेलर्स में वन ऑफ द हाईएस्ट डिस्काउंट्स आप लोग ऑफर करते हो। 1000 प्लस का ऑर्डर करूंगा तो अप टू 20%, 200 से 1000 तक का अप टू 10% डिस्काउंट। मैं ये जानना चाहता था, ये क्या कुछ हद तक मार्जिन्स पे हिट लेके डिस्काउंट दिया जाता है बाजार में, या आपका साइज, आप जायंट हो चुके हो इस इंडस्ट्री के, तो आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ कुड प्रो क्यों है, डायरेक्ट सोर्सिंग है, एलिमिनेट कर दे तो मिडिलमैन को, आपकी सोर्सिंग सस्ती होती है तो वो हमें पास ऑन करा जाता है। ये वर्क कैसे करता है इस तरह की डिस्काउंटिंग मार्केट प्लेस में? आप जो सेकंड वाले बोले वही सच है कि स्केल से ही बनता है ये पूरा। जैसे कि हम पहले जब हम वेयरहाउस को लेते थे तो हमारा वेयरहाउसिंग कॉस्ट का 5, 6, 7, 8% था। आज के दिन हमारा वेयरहाउसिंग कॉस्ट 3% है। आज के दिन हमारा कॉर्पोरेट कॉस्ट खाली 2% है। सो हमारे को जो भी डिस्ट्रीब्यूटर का डिस्काउंट मिलता हुआ और रिटेलर का, ये दोनों का फायदा उठाते हुए वी मेक अ लार्जर डिस्काउंट, लार्जर मार्जिन देन एनीवन एल्स। एंड उसी में से हम जो कस्टमर को 20% डिस्काउंट पास करते हैं, उसी से हमारा सेल बढ़ते जाता है और कीप गेटिंग बेटर एंड बेटर मार्जिन्स फ्रॉम द कस्टमर्स, फ्रॉम द कंपनीज। इसके अलावा वी ऑल्सो डू प्राइवेट लेवल मैन्युफैक्चरिंग, विच इज इंडिया में आपको जैसा मालूम नहीं होगा 90% ऑफ ऑल मेडिसिन जो है ब्रांडेड जेनेरिक्स है। माने कि ये इसका सबका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या पैटेंट कब का एक्सपायर हुआ है। सो कंपनीज मैन्युफैक्चर ये सेल देम एज डिफरेंट ब्रांड्स। ये ब्रांड ये हम खुद हमारे लिए अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स से अराउंड 500 to 600 ऑड ड्रग्स मैन्युफैक्चर करवा के हम बेचते हैं स्टोर में। इससे हमारा मार्जिन बढ़ता है, नॉट जस्ट द वॉल्यूम, इससे भी हमारा मार्जिन बढ़ता है। ये दोनों को साथ में लगाते हुए वी आर एबल टू गिव। तो मैं ख्याल से इस बिजनेस, इस पार्ट ऑफ द बिजनेस को प्राइवेट लेबल्स कहा जाता है ना? तो ये जो प्राइवेट लेबल्स हैं, ये आई एम अज्यूमिंग आपकी बातचीत से कि इसके मार्जिन ज्यादा बेहतर होते हैं बाकी ड्रग्स जो आप बेचते हो। तो ये इस समय कुल रेवेन्यूज का कितना कंपोनेंट है प्राइवेट लेबल्स का? पूरा सेल में हमारा करीब 12% ऑफ द सेल कम्स फ्रॉम प्राइवेट लेबल। सो आज के दिन हमारा लास्ट 6 मंथ्स का सेल है 1800 करोड़, सो 12% बनेगा 260 करोड़ पर 6 मंथ्स। सो एनुअलाइज करेंगे तो 430 करोड़ का सेल है ओवरऑल। इसमें अराउंड 70%, 65% विल बी मेडिसिन्स एंड 35% विल बी अदर नॉन फार्मा आइटम्स। अच्छा, डिस्काउंटिंग की हम लोग बात कर रहे थे और गनगटी सर, ये है तो बड़ा कॉम्पिटिटिव स्पेस, ब्रिक एंड मोर्टार में, ये ओमनी चैनल में, ऑनलाइन में, मतलब एग्रेसिव कंपटीशन। और अब तो कहा जा रहा है कि बड़े डीप पॉकेट प्लेयर्स इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं। ये डिस्काउंटिंग, शायद एग्रेसिव डिस्काउंटिंग नॉर्म बन जाए फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। ये इंडस्ट्री ने ऑलरेडी इस तरह का देख लिया है, ये अभी भी डर है ये फेज आना है इंडस्ट्री का, दिक्कत वाला फेज? नहीं, मेरे को नहीं लगता कि ये दिक्कत वाला फेज है, क्योंकि 20% डिस्काउंट पे ऊपर तो हम ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है। ये डिस्काउंट देके प्रॉफिटेबल ऑलरेडी वी हैव प्रूवन, सो देयर इज नो प्रॉब्लम आउट देयर। वन, सेकंड, ये अब देखा जाए तो
आज के दिन 1,20,000 और 1,30,000 करोड़ का मार्केट है, पूरा 30,000 करोड़ का मार्केट है। ये जाके आगे बढ़ के 2 लाख करोड़ मार्केट बनेगा 2025 तक। इसमें आज के दिन ओनली 10% इज इन द हैंड्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर्स या चेन स्टोर्स जैसा है, उनके हाथ में है, राइट। सो मेरे ख्याल में अगर 2-4 प्लेयर और भी आ जाएंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये मार्केट तो बहुत बड़ा है। ये 10% जाके 20 या 30 या 40 भी हो सकता है। इवन इन कंट्रीज लाइक यूएस, जहां पे बहुत है, वहां पे भी आपको 4 या 5 बड़े रिटेलर मिलेंगे। सीवीएस, वॉलग्रीन, राइट एड और वॉलमार्ट में भी फार्मेसी बनता है। सो इतना तो रिटेलर चाहिए इतने बड़े कंट्री को। रेड्डी सर, ये आपकी स्पेस में ब्रिक एंड मोर्टार में ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज क्या है? मैं तो मान के चल रहा हूं जितनी भी शॉप्स आसपास हैं इस ऑफिस के, वो भी ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं, पर इस केस में आप लोग ऑर्गेनाइज उनको कहते हो जो चेन होती हैं, बड़ी चेन, ऐसा है क्या? समथिंग लाइक दैट, जो जिसका एक प्रोसेस हो, एसओपी हो, 10, 15 या 20 स्टोर हो एटलीस्ट, जहां पे सेंट्रल परचेजिंग हो। दिस इज जस्ट अ लूज टर्म है। मे बी यू कैन से इंडिपेंडेंट ब्रिक एंड मोर्टार वर्सेस कंपनी रन ब्रिक एंड मोर्टार। हाँ भाई, मुझे क्योंकि अदरवाइज तो सब कुछ ऑर्गेनाइज नजर आता है। अच्छा, फंड रेजिंग होनी है 1398, मोटा मोटी पकड़ लीजिए 1400 करोड़ रुपीस की, जिसमें फ्रेश इशुएंस 600 और ऑफर फॉर सेल ऑलमोस्ट 800 करोड़ रुपीस का। ये ओएफएस है प्रेमजी इन्वेस्ट की तरफ से, और मैं पढ़ रहा था वाघबर्ग, पिंकस, प्रेमजी आपकी कंपनी से जुड़े हुए थे। ये लोग कब आए थे, किस तरह का फंड इन्फ्यूजन किस स्टेज पे हुआ था, और ये प्रेमजी अपना 1/3 चंक क्यों बेच रहे हैं इस ओएफएस रूट से? सो प्रेमजी इन्वेस्ट 2019 में आए थे, और एक ही रीजन है उनको बेचने का, क्योंकि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं उनको बेचने के लिए। ये 600 करोड़ का तो आईपीओ नहीं बन सकता हमारे को पब्लिक मार्केट में। आपने रिक्वेस्ट करा बेचने के लिए? हाँ, आपने रिक्वेस्ट करा बेचने के लिए? हाँ, हमने तो रिक्वेस्ट किया था, क्योंकि ये 600 करोड़ का खाली जरूरत था कंपनी के लिए पैसे, और इससे तो पब्लिक इश्यू नहीं बन सकता था। इसीलिए पहले तो मैं भी थोड़ा बेचना चाह रहा था, बट आई विड्रू माय ऑफर DRHP से, और मैं अभी किसी एक भी शेयर नहीं बेच रहा हूं, बट एज इन्वेस्टर्स छोटा पोर्शन 1/3 या लेस ये लोग बेचे वहां पे। सो ऑल ऑफ अस आर वेरी वेरी गंगो अबाउट द फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स। तो अदरवाइज वॉरबर्ग तो खैर है ही नहीं, प्रेमजी भी बेचना नहीं चाहते थे इस आईपीओ के थ्रू? नहीं, दे डेफिनेटली नॉट। तो फिर लिस्टिंग की रिक्वायरमेंट क्या थी? ये फ्रेश इशुएंस के लिए पैसा उठाना चाहते थे आप लोग लार्जली? नहीं, फ्रेश इश्यूएंस के लिए तो हमारे को कंपनी के लिए 600 करोड़ से ज्यादा जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आज के दिन हमारे पास 0 डेट है ऑलमोस्ट। कंपनी प्रॉफिट बना रही है। लास्ट 3 इयर्स में अगर देखा जाए तो हमारा EBITDA अच्छा स्मूथली बढ़ रहा है। 65 करोड़ 2019 में था, 2020 में हमारा 95 था, 2021 में 175 करोड़ EBITDA, और दिस ईयर हाफ ईयर में ही हम 100 करोड़ EBITDA जुड़ा चुके हैं। सो हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है, पैसे आ रहे, और बैंक का भी लोन ले सकते हैं। इसके लिए आई डिडंट वांट टू डाइल्यूट टू मच, बट आई वांटेड द 600 नाउ टू मेक द ऑफर ऑफ अ रीजनेबल साइज। सम अर्ली स्टेज इन्वेस्टर्स जो पहले से कंपनी चालू करे जब आए, और प्रेमजी इन्वेस्ट थोड़ा बेचे बस। अच्छा, ये ब्रिक एंड मोर्टार का जो एक्सपेंशन करते हैं आप लोग, क्या फ्रेंचाइजी रूट के थ्रू होता है? नहीं, ये पूरा कंपनी ओन्ड स्टोर्स है। हमारे पूरे नेटवर्क में 66 स्टोर्स ही है आज के दिन जो फ्रेंचाइजी है। ये तो उस जमाने के था जब हमारे पास कंपनी के पास थोड़ा एक्सपेंशन के लिए ज्यादा कैश नहीं था, थोड़े लोगों को हम एक फ्रेंचाइजी दिए थे, वो जहां तक हो सकती, बट अब तो नहीं है। हाँ, क्योंकि मैं पता है आपके आने से पहले आपकी वेबसाइट खोली, वेबसाइट पे लिखा हुआ था वी आर करेंटली नॉट गिविंग एनी मेड प्लस फ्रेंचाइजीज। तो मैंने कहा आईपीओ के लिए आप रुके हो क्या? आप कह रहे हो कि कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड मॉडल के थ्रू ये कुछ लिमिटेड फ्रेंचाइजी शुरू में डोल आउट हुई थी। सो ये मॉडल ऐसा है कि मार्जिन्स अगर रिटेल में आप बनाना है, स्पेशली डिस्काउंट प्लेयर बनना है, तो फ्रेंचाइजी और दूसरा ऑपरेटर को दोनों के लिए तो मार्जिन कभी बचता नहीं, और कंट्रोल भी नहीं रहता। सो इसके लिए सिंस ये कैपिटल ज्यादा जरूरी वाला बिजनेस नहीं है, हमारा ईच स्टोर अराउंड 25-26 लाख में बनता है, जिसमें 6 लाख ओनली गो फॉर बिल्ड, अदरवाइज 18 लाख गो फॉर इन्वेंट्री। अच्छा, एक होता था केमिस्ट की दुकान खोलनी होती थी तो किसी बी फार्मा के नाम से वो लाइसेंस मिलता था शॉप का। ये आप लोग जब एक्सपैंड करते हो कंपनी लेवल पे तो कैसे मैनेज होता है? ये होता है अभी भी क्या आप लोगों को किसी ना किसी के नाम से रजिस्टर करना पड़ता है बी फार्म के नाम से?
नहीं, ये दो चीज हो सकते हैं, इधर यू आर केमिस्ट, यू आर ओपनिंग योर ओन शॉप, और एम्प्लॉय भी हो सकता है। हम एम्प्लॉय करते हैं, हर स्टोर के लिए एक फार्मासिस्ट को एम्प्लॉय करते हैं, और लाइसेंस बनता है तो कंपनी के नाम पे, बट फार्मासिस्ट का नाम भी रहता है वहां पे। अच्छा, जाते जाते एक आखिरी सवाल, बढ़िया फाइनेंशियल्स FY19 से FY21 लास्ट 3 इयर्स के रेवेन्यू 16-70% का कैगर यानी कि CAGR ग्रोथ, EBITDA एडजस्ट करूं तो 44-45% का मोमेंटम। ये 3 साल की हिस्ट्री आगे रिपीट होगी क्या? ऐसा फाइनेंशियल मिलेगा हमको भी क्या? जैसा मैं बोला हूँ, अभी तो खेल शुरू हुआ है। हार्डली 10% ऑफ द मार्केट ही है ऑर्गेनाइज रिटेल में। ऑर्गेनाइज रिटेल में बहुत फायदे हैं, क्योंकि हमारा मार्जिन जितना है कि हम जो रेट से बेचते हैं बाकी लोग खरीदते हैं, राइट? सो वी आर एबल टू आउट प्राइस मोस्ट ऑफ द पीपल। और दूसरी बात क्या है, 60% ऑफ द बिजनेस हमारे पास जो आता है ये क्रोनिक मेडिसिन, क्रोनिक एलिमेंट्स के लिए मेडिसिन खरीदते हैं। ये लोग डिस्काउंट का बहुत ही सेंसिटिव है, और जहां पे प्राइस अच्छा मिलता है वहीं खरीदेंगे, और वो प्राइस हमारे पास मिलता है। सो मेरे को पूरा यकीन है कि दैट वी विल कंटिन्यू टू ग्रो इन द सेम फैशन। अभी तो खेल शुरू हुआ है। इसी लाइन के साथ गडकरी सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। मैं यही खत्म कर रहा हूं। होपफुली जब सक्सेसफुल IPO ऑफरिंग हो जाएगी, लिस्टिंग जब हो रही होगी, तब आपसे वापस रीपैच करेंगे, रिकनेक्ट करेंगे। बेस्ट विशेस इस ऑफरिंग के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार शेल सर और वीरू से करेंगे बातचीत।